गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज का टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये जो टॉपिक है वो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है क्योंकि बहुत ही सिमिलर सा लगता है, लेकिन इसमें है डिफरेंस। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। Bookkeeping is an art of recording in books of accounts the monetary aspects of financial transaction. Actually, ये bookkeeping is mainly concerned with record making. एक जो बुक कीपर होता है उसका काम होता है सिंपली रिकॉर्ड मेंटेन करना। किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या क्या करता है वो, उसके लिए उसकी 4 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक बुक कीपर की कितनी एक्टिविटीज़ हैं? 4। क्या कौन कौन सी एक्टिविटी? सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। उसको पहचानना है कि कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं और कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के नहीं हैं। ये हमने इससे अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ये प्रोसेस में पढ़ा है कि कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं, कौन से नहीं हैं। एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई, तो हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसे मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। कोई भी ट्रांजैक्शन कितना भी इम्पॉर्टेंट हो, अगर वो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो पा रहा है तो वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बुक कीपर का पहला काम है आइडेंटिफाई करना। उसने कर लिया। नाउ नेक्स्ट, अब उस आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को क्या करेगा? वो मेजर करेगा। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में मेजर करेगा कि अगर हमने 4 चेयर खरीदे हैं और एक चेयर का दाम इतना है तो एग्जैक्टली कितना हो रहा है। मनी के टर्म में मेजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते कि हमने 10 चेयर खरीदी, 20 टेबल बेचे। इससे कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आता है। दैट इज़ वाई हम उसे मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ मनी। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है? रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर भी कर लिया। अब जो हमारे ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री, हम जो बुक्स में उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स के लैंग्वेज में। जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये होता है जर्नल एंट्री। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर। इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। सिंपली इसको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे टू डे, हर दिन क्या क्या हो रहा है, कि किस दिन हमने क्या किया। आज हमने बिज़नेस में सुबह सुबह सबसे पहले हमने इतने चेयर्स बेचे, फिर हमने इतने टेबल खरीदे, फिर हमने एक्सपेंसेस पे किए, फिर हमें यहाँ से इनकम आया, फिर हमने इधर खर्चा किया। ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जा रहे हो। दैट इज़ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज क्लासिफाइड देम इनटू लेजर। मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलर नेचर के आइटम को एक जगह करना। आपके बिजनेस में आपने देख रहे हो कि आपने सेल किया, फिर परचेज़ किया, फिर सेल, फिर परचेज़, फिर एक्सपेंसेस। तो अगर आप ऐसे लिखते जाओगे तो कोई भी उसको पढ़ के यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको और सिंपल बनाने के लिए एक जगह कर देते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास 10 तक बच्चे तो सारे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अलग सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो कॉमर्स वालों को अलग कर दिया जाता है, बायोलॉजी वालों को अलग कर दिया जाता है, मैथ्स वालों को अलग कर दिया जाता है। यही होता है क्लासिफिकेशन। यहाँ भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक जैसे सिमिलर नेचर के आइटम को अलग अलग उनको अपने अपने घर में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये बुक कीपर का काम यहीं ख़त्म हो जाता है। आपका जो बुक कीपर है उसका एक बिज़नेस में इतना ही काम है, एक आइडेंटिफाई कर लेना, फिर उसको मेजर कर देना, रिकॉर्ड कर देना और क्लासीफाई कर देना। बुक कीपिंग का जो काम है वो कोई भी जिसको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वो कर सकता है, लेकिन बेटा जो अकाउंटिंग का काम है वो कोई भी नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है।
तो अकाउंटिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ तो आती हैं, लेकिन इसके अलावा जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं वो ये होती हैं। ये बेसिकली देखिए मैंने लिखा है इट इंक्लूड बेसिकली 3 एक्टिविटीज़। मतलब ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी है अकाउंटिंग होने के लिए। ये सारी एक्टिविटी भी इंक्लूड्स होती हैं। इंक्लूड इसलिए क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सारे काम भी एक अकाउंटेंट ही कर लेता है। उसके लिए हम एक अलग से किसी को नहीं रखते कि आप सिर्फ ये सिंपल काम। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो ये छोटे छोटे कामों के लिए आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासीफाई करने के लिए हम किसी एक अलग इंसान को रखते हैं। और अकाउंट्स के लिए मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप रख रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके बिजनेस में है तो ये वाले काम नहीं करेंगे। इसके लिए आप किसी को भी हायर कर लेंगे। उसको बोल देंगे कि हाँ आप देखिए आपके आपके क्या कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ ये सारे काम करने हैं। आजकल इजीली कंप्यूटर में होता है ये, लेकिन ये सारे काम जो हैं वो एक बुक कीपर नहीं कर सकता। इसको सिर्फ एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट यही लोग कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या काम आता है? इट इंक्लूड्स बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ और ये बुक कीपिंग वाले इंक्लूड्स माने जाते हैं कि ये भी सारे आते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट काम क्या है? इसमें आते हैं समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। हमने यहाँ तक जो काम कर लिया था, क्लासिफिकेशन तक तो काम कर लिया था, अब उसकी समरी बनानी है। यानी कि आपने बिजनेस में आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो, आप डे टू डे एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे हो कि हमने इतना सेल किया, परचेज़ किया, एक्सपेंसेस किए, रेंट पे किया हमने, हमें यहाँ से इतने क्रेडिटर से ये हुआ, डेटर्स पैसा मिला, पैसा गया। तो अब आपको ऐसे अगर आप पढ़ने लगे तो उसका तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है। तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट करेगा, उसकी समरी बनाएगा। समरी बनाने का मतलब होता है प्रॉपर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस आपका किससे पता चलता है? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करोगे तो आपको पता चलेगा कि साल भर में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और फाइनेंशियल पोजीशन आपके बैलेंस शीट से बनेगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है? समराइजिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, यानी जो भी क्लासिफिकेशन किया है उसकी एक समरी मेंटेन करना। तो ये बुक कीपर नहीं कर सकता है, ये सिर्फ अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करते हैं। फिर दूसरा काम क्या है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। एनालिसिस का काम कि आपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है वो कैसे किया है और उसको कैसे अब क्या करना चाहिए उसको और बेटर करने के लिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो और बेहतर प्रॉफिट कैसे हो सकता है, अगर लॉस हो गया तो क्यों लॉस हो गया, क्या करें हम, और उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, उसको इंटरप्रेट करें उसको बेटरमेंट के लिए। तो एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग का काम भी कोई बुक कीपर नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। इसीलिए ये टॉपिक भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। आपके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, जब आप समरी बना लिए, उसके एनालिसिस कर लिए, तो उन यूज़र से कम्युनिकेट करने का काम भी अकाउंटिंग में आता है। तो इस चीज़ से हमें ये तो पता चल गया कि बुक कीपर वाला काम जो होता है वो कोई भी कर सकता है, बट अकाउंटिंग का काम कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग स्टार्ट्स फिर बुक कीपिंग एंड्स। मैंने एक डिफरेंस बना के रखा हुआ है जिससे आपको और इजी वे में आप समझ सकते हैं। देखिए स्कोप, इसके अंदर क्या क्या आता है? ये शॉर्टकट इसलिए है क्योंकि आप देखिए आइडेंटिफाइंग का आई, मेजरिंग का मेजर, रिकॉर्डिंग का आर, इधर क्लासिफाइंग का सी, IMRC। इसमें क्या क्या आता है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। अकाउंटिंग में क्या क्या आता है मैंने यहाँ लिखा है। बुक कीपिंग वाले काम तो इंक्लूड रहते ही रहते हैं। इंक्लूड छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ये बुक कीपिंग के काम इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक काम जो ये है क्या है? समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। क्लियर हो गया आपको कि बुक कीपिंग में क्या क्या आता है और अकाउंटिंग में क्या आता है? नेक्स्ट इज स्टेज। बुक कीपिंग का क्या है? प्राइमरी स्टेज है। ये तो हम पढ़ के समझ ही गए हैं कि हाँ पहले बुक कीपिंग का काम होता है, उसके बाद से अकाउंटिंग का काम होता है। बुक कीपिंग जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग आपका शुरू होता है, इसलिए बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा रिकॉर्ड मेंटेन करना,
टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांस, जो भी आपके बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको सिस्टमेटिकली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग का काम है। अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग का काम है कि टू एसरटेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। वही काम लिखा हुआ है यही सारे, कि आप नेट रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना बैलेंस शीट बना के, उसके बाद उसको एनालिसिस करना, उसके बाद उसको उसके यूज़र से कम्युनिकेट करना, तो ये अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। और इसका जो नेचर होता है, जॉब का जो नेचर होता है, रूटीन एंड क्लरिकल होता है। एक ही काम बार बार वही काम। कोई क्लर्क लेवल का पर्सन है वो ये काम कर सकता है बुक कीपिंग का, बट इसका जो नेचर होता है वो एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल इन द सेंस एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस आप तब कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो अकाउंट्स का। अगर आपको अकाउंट्स के नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे एनालिसिस कर पाओगे कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। आप कुछ भी अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स रूल्स यूज़ ही नहीं कर पाओगे। इसलिए एनालिटिकल होता है और ये रूटीन एंड क्लरिकल होता है। इसको आजकल लोगों के पर्सनल कंप्यूटर में फीड होते हैं सॉफ्टवेयर, आप इजीली कोई भी कर सकता है। ये कौन करता है? जूनियर स्टाफ। ऑफ कोर्स जूनियर स्टाफ, ये सारे काम के लिए किसी हम सीनियर स्टाफ को तो रखेंगे नहीं, जूनियर स्टाफ है और इसको सीनियर स्टाफ। नॉलेज का लेवल कैसा होता है? नॉलेज का लेवल होता है इनका जो लिमिटेड लेवल, थोड़े मोड़े ज्ञान होता है। आप क्लास 11-12 में हो, अभी आपका मन हुआ कि शाम को चल के क्यों ना हम अपनी पॉकेट मनी अर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम कुछ काम कर ले, तो आपको पता चल गया आपके किसी नोन का बिजनेस है, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें ये काम करना है, आप इजीली कर पाओगे। आपको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना आप कर लोगे। आजकल तो सॉफ्टवेयर है उससे भी कर लोगे, और नई सॉफ्टवेयर है तो भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। बट अगर आपको कोई ये बोले कि अभी आप 11th क्लास में हो, आपको अकाउंट्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कि आप एक काम करो, आप समरी बना लो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करके बताओ कि क्या हो रहा है मेरे बिजनेस में, तो आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें हमारा जो नॉलेज का लेवल क्या होना चाहिए? हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो मुझे लगता है अब आप लोग ये टॉपिक समझ चुके होंगे, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था। ये पूरा अकाउंट्स का प्रोसेस है और यही काम होता है बिजनेस में। आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आपके जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार ये टॉपिक पूछ लेता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बार बार हम यूज़र्स की बात कर रहे हैं कि उनसे कम्युनिकेट करना है, आखिर ये कौन है? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइजेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स। उनको सबकी अपनी अपनी नीड्स है, इसीलिए वो इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आपके बिज़नेस में क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूज़र और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। अब इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं जिनका हमारे बिज़नेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग जिनका हमारे बिज़नेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है उनको हम इंटरनल यूज़र्स बोलते हैं, जैसे कि ओनर और मैनेजमेंट। इनको छोड़ के किसी को हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं होता है। ओनर का क्या इंटरेस्ट है? भाई ओनर है, उसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, वो ये जानना चाहता है कि उसने जो पैसा लगाया है अब उसका क्या हो रहा है, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, उसका बिजनेस साउंड है नहीं है। तो एक ओनर होता है, उसको ज़रूरत होता है कि to know the profitability and the financial position of the business. That is why owner is interested. इसीलिए इसको internal users बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरे आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो उनको किस लिए होती है? फॉर इफ़िशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिज़नेस। अगर आपका बिज़नेस है उसको सही तरीके से चलाना है तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तभी तो आपका बिजनेस आप कंटिन्यू कर पाओगे सही तरीके से। अगर आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो वो आप मैनेजमेंट का काम कैसे चल पाएगा। तो ये दो पार्टी होती है जिनको इंटरनल यूजर कहा जाता है। ये लोग डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, मेंटेनेंस से लेकर हर चीज़ का काम इनको 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 मेंटेन करना होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस चलाना होता है, तो इनको मैनेजमेंट को ज़रूरी होता है इफ़िशिएंट और स्मूथ रनिंग के लिए। और ओनर ने तो पैसा ही लगाया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। इंटरनल यूज़र हो गया। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस बट आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये लोग डायरेक्टली मैनेजमेंट के पार्ट नहीं हैं, बिजनेस के पार्ट नहीं हैं, बट इनका फ्यूचर या फिर प्रेजेंट इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं आपके बिजनेस का। जैसे कि पोटेंशियल यूजर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब आपके बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आपको वो जानना चाहेगा कि नहीं आपके बिजनेस की क्या स्थिति है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को एक एक्सटर्नल यूजर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो पूरी इंक्वायरी करेगा कि आपकी क्या स्थिति है। अगर वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखेगा तो उसको कुछ आइडिया लगेगा, और उसको अगर अच्छा लगा तो वो डेफिनेटली इन्वेस्ट भी करेगा। फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स यानी कि आप अगर आप बिज़नेस चल रहा है तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी आप क्रेडिट का काम करते हो। छोटे मोटे उधार देने के लिए भी वो जानना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है, क्या ये इंसान जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो उसके बेसिस पे भी वो आपको क्रेडिट देता है। फिर नेक्स्ट हमारे एक्सटर्नल यूजर में आते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लंबे समय के लिए अगर आपको उधार चाहिए, लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, तो इसके लिए तो और ज़्यादा इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये इंटरेस्टेड रहते हैं आपके बिज़नेस के बारे में जानने के लिए। ये बिना इंक्वायरी किए, बिना आपका फाइनेंशियल पोजीशन देखे, बिना आपका बैलेंस शीट, बिना पीएल देखे आपको क्रेडिट नहीं देंगे। एम्प्लॉयज़ क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? आप देखते हैं कि अगर आप कभी भी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप गूगल करेंगे कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रखा जाता है, क्या यहाँ का पेमेंट स्केल अच्छी है। अगर बिज़नेस अच्छे प्रॉफिट अर्न करता है तो डेफिनेटली वो अपने वर्कर्स के साथ भी अच्छे से ट्रीट करता होगा, अच्छी सैलरी देता होगा। तो एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड रहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। टैक्स अथॉरिटी उनको हर साल जीएसटी और टैक्सेशन का काम देखना है, तो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बिज़नेस में क्या हो रहा है, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे हो। इसलिए टैक्स अथॉरिटी भी एक एक्सटर्नल यूज़र का पार्ट है। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है, इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर उनके आप गूगल करके देखोगे तो भी आपको सारे उनके बैलेंस शीट पीएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो जनरल पब्लिक है उनको फ्रॉड नहीं करो। गवर्नमेंट के साथ भी डायरेक्टली लिंक्ड होता है, इसलिए गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल यूज़र का पार्ट है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। पहले तो नहीं, लेकिन आजकल सारी कंपनियों पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए आप कुछ ना कुछ करो। इसके लिए एक पॉलिसी है, क्या था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी कंपनियों के अपने प्रॉफिट के कुछ परसेंट आपको सोसाइटी के बारे में सोचते हुए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए भी आपको उनको पता होना चाहिए कि आपका क्या स्थिति है, आपका बिजनेस कैसा है, ये इसीलिए उनको भी चाहिए आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज़ पब्लिक का पैसा लगा हुआ है बिज़नेस में। पब्लिक हमेशा इंटरेस्टेड रहती है जानने में कि बिज़नेस की क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा बिज़नेस है, क्या चल रहा है। लास्ट वन इज़ कॉम्पिटिटर कंपैरिजन के लिए जानना चाहता है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। तो ये सारे हो गए हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स होते हैं वो दो होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, लाइक ओनर और मैनेजमेंट। ओनर क्योंकि उसने अपना पैसा लगाया हुआ है इसलिए वो इंटरेस्टेड है। मैनेजमेंट को बिजनेस इफ़िशिएंट और स्मूथ रनिंग के लिए चाहिए ही चाहिए इन्फॉर्मेशन। उसको नहीं पता होगा तो कैसे मेंटेन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर कुछ भी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। ये इन लोग को फ्यूचर इंटरेस्ट हो सकता है, बट ये प्रेजेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है, बट ये मैनेजमेंट के डायरेक्टली पार्ट नहीं होते हैं। इसमें आते हैं आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, टैक्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, पब्लिक एंड कॉम्पिटिटर्स। आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर पे जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम इसको भी आज इसमें कवर करेंगे। वो टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जैसे ये शब्द आता है तो इसके बारे में लोगों के दिमाग में सीधे आता है कि ये सीधे नंबर्स की बातें करता है, क्वांटिटी की बात होती है। यहाँ पे क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, लेकिन ये कुछ टॉपिक हैं, कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पूरा करती हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होना चाहिए? रिलायबिलिटी का मतलब होता है फैक्चुअल और वेरीफाइबल। यानी जो आप जो कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो वो फैक्ट होना चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं, पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। वेरीफाइबल का मतलब हुआ कि आप जो भी कुछ भी रिकॉर्ड करें वो सोर्स डॉक्यूमेंट से होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से लिंक करके लिखो। ये नहीं कि आप आप चेयर्स जो भी मटेरियल खरीदने गए हो, आपने 5,000 का ख़रीदा है और आपने बोला कि चलो भाई 500 बढ़ा के लिख देते, 5,500। तो ऐसे अगर आप छोटे छोटे कहीं कहीं आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी इग्नोर करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लास्ट में वो गलत हो जाएगा और रिलायबिलिटी नहीं दिखेगी वो। तो आपकी रिलायबिलिटी बिजनेस में तब आती है जब आप फैक्चुअल चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और वेरीफाइबल होना चाहिए। जो भी फैक्ट्स हैं वो वेरीफाइबल। अब वेरीफाई किसके थ्रू होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज रिलेवेंस। रिलेवेंस भी ज़रूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। आप आलतू फालतू कुछ भी बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो तो भाई वो जो आपका लास्ट में अगर आप बिजनेस का जो भी कंक्लूजन, जो भी समरी बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो फेक होगा। वो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि ये सही डिपिक्ट कर रहा है बिजनेस को। क्यों? क्योंकि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे, मैंने आपको बताया था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो लगती है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो बिजनेस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अंडरस्टैंडेबिलिटी इस टॉपिक से इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग के बारे में आप पढ़ेंगे तो हमेशा लिखा है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। यानी कि आप कितना बढ़िया प्रेजेंट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड बाय देयर यूज़र्स। आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग के कितने सारे यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स, कौन कौन देख रहा है? जनरल पब्लिक भी पढ़ रही है। तो इसको इतनी सिंपल और लॉजिकल वे में हमें प्रेजेंट करना है कि कोई भी समझ सके। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ कंपैरेबिलिटी यानी कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं। सेम इंडस्ट्री है अगर, तो हम देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री बेटर कर रही है, इसलिए हम उनका जो प्रीवियस ईयर का डेटा है और प्रेजेंट ईयर का डेटा है दोनों को उठा के हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेबिलिटी के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी कंपनी, मान लीजिए 2 कंपनी का आप देख रहे हैं और दोनों अगर अलग अलग रूल्स फॉलो करती है तो वो सही कंपैरेबिलिटी नहीं माना जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि दोनों कंपनियां सेम रूल फॉलो कर रही हों। लास्ट इज़ फेथफुल प्रेजेंटेशन। अगर हम इसमें पर्सनल बायसनेस करें, आप कुछ भी अपने मन से इधर उधर करके लिखते हैं तो वो आपका जो लास्ट में जो समरी बनता है वो गलत बनता है और आपका जो बिज़नेस का
जो रिप्रेजेंट करता है वो बैलेंस शीट वो पूरी तरह गलत हो सकता है। इसलिए ये सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जिनके बारे में बात जल्दी नहीं होती, लेकिन ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। और जब आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये पांचों चीज़ें दिखती हैं तभी जाके आपका जो समरी बनता है यानी कि पीएल बैलेंस शीट वो सही डिपिक्ट करता है आपके बिजनेस को। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नया सेशन में कुछ नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।